So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, जैसे ही सीयूईटी का रिजल्ट आया, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वारीज एंड कॉल्स आने शुरू हो गए। बहुत सारे बच्चों की क्वारी ये थी कि भैया मेरा एनटीए स्कोर इतना आया है और परसेंटाइल इतनी बनी है, बताओ मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चों को तो अपना स्कोर कार्ड देखने ही नहीं आ रहा था, देख के उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली बात तो उनको ये ही नहीं पता चल रहा था कि मेरी रैंक कितनी बनी है और क्या मेरा कट ऑफ क्लियर है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्वेरीज थी कि भैया हमारे मार्क्स जो थे ना, एक्चुअली में जब मैंने आंसर की से मैच किया था तो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अभी एनटीए स्कोर में जो मार्क्स दिखा रहा है ना वो कम दिखा रहा है। ये कम कैसे हो गया, ये ज्यादा कैसे हो गया? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज का आंसर दूंगा। जितने भी क्वेरीज तुम्हारे पॉसिबल हैं इस सीयूईटी को लेकर या सीयूईटी के काउंसलिंग को लेकर कि भैया एडमिशन के लिए सेफ स्कोर क्या होगा इस साल, बीटेक के लिए क्या होगा, बीएससी के लिए क्या होगा, बी फार्मा के लिए क्या होगा, बीसीए के लिए क्या होगा, बीबीए के लिए क्या होगा, इन सब पर भी डिस्कशन करेंगे। परसेंटाइल वर्सेस नॉर्मलाइज स्कोर वर्सेस रो स्कोर, जो अपना रियल स्कोर है उसमें क्या डिफरेंस है, ये कम ज्यादा कैसे हो रहा है, एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, और इन कोर्सेज के लिए लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है इस साल, कितने स्कोर पर अपने अपने को एटलीस्ट अपन सेफ समझें। ये बात बिल्कुल ठीक है, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और काउंसलिंग में अब आगे कैसे पार्टिसिपेट करना है, इस रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज कैसे करना है, हम इस पर बात करने वाले हैं। बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लो स्कोर पर भी एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन पा लेते हैं क्योंकि उन्हें काउंसलिंग का आइडिया होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा स्कोर लाकर भी एक डिसेंट से कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, ड्रॉप लेना पड़ जाता है या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है कॉलेज से या फिर ब्रांच से या फिर कोर्स से, क्योंकि उनको काउंसलिंग का आइडिया नहीं होता है। देखो, तुम्हारा रैंक खराब है, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल जायज है, वैलिड है। तुमने मेहनत नहीं किया, रैंक अच्छी नहीं आई, एनटीए स्कोर अच्छा नहीं आया, एडमिशन नहीं हुआ, ये चलेगा। लेकिन तुमसे खराब रैंक वाला कोई था, उसके बाद भी उसने भी मेहनत नहीं किया, तुमसे खराब रैंक आई लेकिन फिर भी वो तुमसे बेहतर कॉलेज में चला गया, भाई ये नहीं देखा जाएगा, ये मुझसे भी नहीं देखा जाएगा और तुमसे भी नहीं देखा जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो इसके लिए तुमको काउंसलिंग करानी पड़ेगी, प्रॉपर अप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉपर डेडलाइन का ध्यान रखना पड़ेगा। डेडलाइन मिस हो जाएगी तो बढ़िया स्कोर लाके भी तुम बैठे रह जाओगे और की स्कोर किसी काम का नहीं आएगा। तो चलो फिलहाल में अपन एक एक चीज पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और 77,000 व्यूज, मतलब 77-78,000 लोगों ने देखा भी और हाईली अप्रिशिएट किया था कि सर सिर्फ एक वीडियो से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। इतनी क्लियरिटी हमको बाकी के 10 वीडियोस को भी देख के नहीं मिला, तो इससे तुम्हें टाइम भी बचेगा और अगले 5-10 मिनट में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। अब जैसे ये है हमारे एक स्टूडेंट का स्कोर, तुम्हारा भी ऐसा ही कुछ स्कोर आया होगा। अभी जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट है और इसकी अगर तुम परसेंटाइल देखोगे तो बड़ी शानदार है। जनरल एप्टीट्यूड में इस बच्चे का जो है 99 परसेंटाइल आया है और मैथमेटिक्स में 98.33 परसेंटाइल आया है। केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कम रहा और ये जो है इंग्लिश में 87 रहा। ये दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक परसेंटाइल, और परसेंटाइल के हिसाब से ही कहीं ना कहीं एनटीए एडजस्ट करती है तुम्हारे एनटीए स्कोर को। तो ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल यही जोड़ के यूनिवर्सिटी तुम्हें डिसाइड करेगी कि क्या रैंक देना है। अब देखो, एनटीए का बस रिश्ता यहीं तक था तुमसे स्कोर कार्ड देने तक का। अब आगे एनटीए कुछ नहीं करने वाली है, जो करना है तुम्हें करना है। मतलब है कि अगर तुम एडमिशन चाहते हो तो इस स्कोर को ले जाकर अलग अलग कॉलेजों के काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पे अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा खुद से। एनटीए से अब कोई लेना देना नहीं है। एनटीए का काम सिर्फ इतना था कि वो तुम्हारे एग्जाम को कंडक्ट कराए और उस स्कोर कार्ड को तुम्हें दे दे। अब रैंक क्या होगा, क्या रैंक बनेगा तुम्हारे कितने परसेंटाइल पर, ये डिसाइड करेगी तुम्हारी यूनिवर्सिटी या तुम्हारा कॉलेज जिसमें भी तुम अप्लाई करने वाले हो। अब अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग कोर्स ऑफर करेंगी। तुम्हें जिस जिस कोर्स में एडमिशन लेना होगा वहां पर तुम्हें जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सरल बात है। अब देखो, दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां तुम अप्लाई करोगे वो लोग भी यही देखेंगे और तुम्हें भी अभी फिलहाल में यही देखना है। एक है परसेंटाइल और दूसरा परसेंटाइल के बिहाफ पर जो इन लोगों ने तुम्हें एनटीए स्कोर दिया है। इनमें अंतर क्या है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, तीन बातें थी जिसमें से एक चीज इन्होंने खुद ही गायब कर दिया, वो था रॉ स्कोर। हुआ क्या, अगर एनटीए की अगर अपन बात करें
तो एनटीए ने तुम्हें क्या दिया है? एनटीए ने दिया है आपको परसेंटाइल और एनटीए स्कोर, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मलाइज स्कोर। नॉर्मलाइज स्कोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनटीए नॉर्मलाइज करके लेकर आती है। होता क्या है कि परसेंटाइल, जैसे एक एग्जाम है, मतलब एक कोई भी पेपर उठा लो, मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं। मतलब मल्टीपल शिफ्ट में होने का मतलब है कि जैसे मान लो मैथमेटिक्स है, उसमें 7 लाख लोग बैठ रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में मैथमेटिक्स कंडक्ट कराया जा रहा है। अब किसी का पेपर आ जाएगा टफ, किसी का पेपर आ जाएगा आसान, तो भैया कैसे एक स्कोर या कैसे परसेंटाइल डिसाइड किया जाए, मतलब किस तरीके से इनके रिजल्ट को डिसाइड किया जाए। क्योंकि देखो, जिसका पेपर आसान होगा उसमें क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर लेके आ रहे होंगे, और जिनका पेपर थोड़ा टफ होगा उसमें अच्छा बच्चा भी उतना अच्छा नंबर नहीं लेके आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आसान पेपर में बढ़िया नंबर लेके आ गया बच्चा, वो इससे इस वाले बच्चे से ज्यादा बेहतर था, इसका मतलब यही नहीं है। देखो, एग्जाम कराने का मतलब क्या है? एक बेहतर कैंडिडेट को फाइंड आउट करना। जो जितना बेहतर कैंडिडेट होगा, जिसके पास जितना अच्छा नॉलेज होगा, मतलब आइडियली कॉन्सेप्ट तो यही है एग्जाम लेने का, कि जिसके पास जितना अच्छा नॉलेज होगा वो उतना अच्छा स्कोर करेगा। अब हुआ क्या कि अलग अलग शिफ्ट में करा रहे थे, 5-6 शिफ्ट में मान लो करा लिया, तो एक शिफ्ट में पेपर बहुत टफ बन गया। एग्जैक्टली आइडेंटिकल पेपर तो होता नहीं है, अलग अलग पेपर होते हैं, तो डेफिनेटली टफनेस लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। कोई किसी सेट का पेपर उसमें क्वेश्चंस थोड़े से टफ आ गए, इसमें थोड़े से इजी आ गए, तो जिसमें इजी आ गए वो लोग तो बाजी मार ले जाएंगे। तो इनको एक का पेपर टफ था तो वो बड़ा अच्छा बच्चा भी लो स्कोर किया, एक का पेपर इजी था तो लो बच्चा भी, मतलब एक एवरेज बच्चा भी अच्छा स्कोर करके ले गया। तो इस एवरेज वाले को इससे बेहतर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परसेंटाइल सिस्टम बनाते हैं जिसमें दोनों को हमें इक्वलाइज करना पड़ता है। तो इसमें हालांकि इसकी बहुत सारी कमियां हैं, पर इसमें होता क्या है, टफनेस लेवल के आधार पे जो टॉपर है, हर शिफ्ट का जो टॉपर है उसको 100 परसेंटाइल दे दिया जाएगा। अब 100 परसेंटाइल के तकरीबन में, अब देखो, एक मान लो 250 नंबर का पेपर था, एक में एक बच्चा लेके आया, जो टॉपर था वो लेके आया 230 नंबर, और इसमें जो टॉपर था वो लेकर आया 210 नंबर। ये दोनों अपने अपने शिफ्ट के टॉपर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसको 100 परसेंटाइल दे देंगे और इसको 99 देंगे, नहीं, ये दोनों अपने शिफ्ट के टॉपर है, तो दोनों को इक्वलाइज करने के लिए दोनों को 100 परसेंटाइल दिया गया, और उनके बाद वाले बच्चों को उन्हीं के क्रम में, उन्हीं के रिस्पेक्ट में परसेंटाइल अलॉट करना शुरू कर दिया गया। तो फॉर एग्जांपल, परसेंटाइल का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, परसेंटाइल का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि 1000 बच्चा था, मान लेते हैं 1000 बच्चा था, और उसमें तुम्हारी परसेंटाइल आ रही है 85 परसेंटाइल, ये 85 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल 15 परसेंटाइल लोग आपसे बढ़िया परफॉर्म किए हैं इस एग्जाम में। टोटल 15 परसेंटाइल लोग आपसे बढ़िया परफॉर्म किए हैं इस एग्जाम में। आप समझ रहे हो? मतलब कि अगर हम देखें कि अगर 1000 बच्चा था और आपकी परसेंटाइल 85 आई है, तो इसका मतलब 1000 का 15%, मतलब 150 बच्चा आपसे अच्छा परफॉर्म किया है और बाकी 850 बच्चा आपसे डाउन परफॉर्म किया है। इसका मतलब मोटा माटी मतलब ये हुआ, जैसे अगर मेरी परसेंटाइल क्या बोलते हैं कि 90 है, तो इसका मतलब यह है कि 10% बच्चे मुझसे आगे हैं, बाकी मोटा मोटी 90% पीछे। ओवरऑल जितने भी बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे वो मुझसे पीछे हैं। मतलब 1000 बच्चा अगर एग्जाम दिया है तो 100 बच्चा मुझसे आगे अच्छा मार्क्स लेके आया होगा ओवरऑल, या मुझसे इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म किया है, और बाकी 900 बच्चा इस एग्जाम में मुझसे थोड़ा सा डाउन परफॉर्म किया है। तो ये परसेंटाइल का मतलब पहली तो मोटा मोटी ये हुआ, तो सारे शिफ्ट को इक्वलेट करने के लिए, इक्वेट करने के लिए ये परसेंटाइल का सिस्टम बनाया गया, जो जेई में भी लागू होता है। अब यहां पे क्या है, कोई रैंक नहीं होता है। रैंक इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट देता है, कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट देता है, कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट देता है, तो ओवरऑल अगर एनटीए स्कोर को जोड़ के रैंक निकाला भी जाए, क्योंकि देखो उसमें जेई मेन में रैंक कैसे निकाला जाता है, तो उनके स्कोर्स को, उनके परसेंटाइल को, उनके इसको को जोड़ के रैंक निकाला जाता है। अगर यहां पे जोड़ के रैंक निकाला भी जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि इन लोगों ने रैंक बनाया है 5, मतलब जिन लोगों ने 5 एग्जाम दिया होगा उनका मिला जुला के इन लोगों ने रैंक निकाला है, पर जो 3 ही दे रहा है, जो 4 ही दे रहा है, उसका कैसे रैंक निकलेगा? तो रैंक निकालने का यहां पर कोई एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला नहीं है ओवरऑल के लिए। लेकिन रैंक निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एनटीए
उसमें कुछ करा भी नहीं रहा है। करा कौन रहा है? इंस्टीट्यूट करा रहा है। किसी किसी इंस्टीट्यूट को क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, किसी किसी इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड चाहिए और इंग्लिश चाहिए। तो भाई अगर रैंक दे भी दोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उसको तो चाहिए ही नहीं था लेकिन फिर भी आप रैंक लगा दिए, तो रैंक का यहां पे कोई मतलब ही नहीं था। तो रैंक को लेके तुम कंफ्यूज भी मत हो। हमें टेंशन, हमें ध्यान देना है एनटीए स्कोर पर और परसेंटाइल पर, क्योंकि इसी के बिहाफ पे क्या होता है, आपकी मेरिट बनती है। जिस भी काउंसलिंग में आप बैठोगे, चाहे डीयू की काउंसलिंग में बैठो या सीआईसी की काउंसलिंग में बैठो या एकेटीयू की काउंसलिंग में बैठो, आईपीयू के काउंसलिंग में बैठो, किसी भी काउंसलिंग में बैठोगे, इसी के बिहाफ पे मेरिट आपका जनरेट होगा, उसी के बिहाफ पे मेरिट लिस्ट आएगी। तो ये आपको समझना है। अब एक बार जब परसेंटाइल आ जाता है ना, तो उसी के बिहाफ पे एनटीए स्कोर आता है। ये एनटीए स्कोर क्या है? जैसे क्या होता है कि ये रॉ स्कोर, पहले समझो रॉ स्कोर क्या होता है। जैसे मान लो 4 शिफ्ट में एक पेपर हुआ, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4, मान लेते हैं 4 शिफ्ट में पेपर हुआ। एक पेपर है 4 शिफ्ट में हुआ है। अब हुआ क्या, या 2 ही शिफ्ट ले लेते हैं, 4 शिफ्ट में थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन होगा, मान लेते हैं 2 ही शिफ्ट ले लेते हैं, 2 ही शिफ्ट से समझ लोगे। अब हुआ क्या कि एक मान लो फिजिक्स का इन लोगों ने पेपर कराया और एक बच्चा जो था, मान लो शिफ्ट 1 थोड़ा सा इजी आ गया, इसमें बच्चा जो है 220 नंबर लेके आया, और शिफ्ट 2 वाला थोड़ा टफ आ गया, तो 250 में से मान लेते हैं कि 180 नंबर ही लेके आ पाया। लेकिन दोनों की परसेंटाइल 85 ही आ रही थी, या दोनों की परसेंटाइल मान लेते हैं 98 आ रही थी। मतलब टॉपर के रिस्पेक्ट में जब कैलकुलेट किया गया तो इसकी परसेंटाइल 98 आ रही थी, इस वाले अपने रो में। इसका रो स्कोर एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में इसके मार्क्स कितने थे, 220 250 में से, और इसके 220 200 मतलब 250 में से कितने नंबर थे, इसका रो स्कोर क्या था 180। लेकिन जब परसेंटाइल इनका कैलकुलेट किया गया तो इसका भी परसेंटाइल 98 आया और इसका भी परसेंटाइल 98 आया। तो टेक्निकली क्या हुए, दोनों सेम परफॉर्मेंस के बच्चे हुए हैं, दोनों सेम परफॉर्मेंस के बच्चे हुए हैं। लेकिन भाई साहब फिर स्कोर कैसे दिया जाए, इसका तो स्कोर ज्यादा था, इसका स्कोर कम था, स्कोर कैसे दिया जाए? तो एनटीए इन दोनों को नॉर्मलाइज करता है कि दोनों का परसेंटाइल निकालो, दोनों का परसेंटाइल क्या आ रहा है। अगर दोनों का परसेंटाइल ठीक आ रहा है, मान लो 98 दोनों का परसेंटाइल आ रहा है, तो ये दोनों एक लेवल के बच्चे हैं, इन दोनों को मिला के एक नया स्कोर दे दो, जिसको बोल दो नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर। और इसने मान लो दे दिया 200, तो ये 200 हो गया नॉर्मलाइज स्कोर। ये 200 किसी के लिए कम हो सकता है, 220 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 200 स्कोर इसका कम है, इसको लगेगा कि मेरा रॉ स्कोर तो ज्यादा था, अभी कम कैसे हो गया, और इसके लिए ज्यादा है क्योंकि इसका रॉ स्कोर तो एग्जैक्टली 180 था, अभी ये 200 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइज स्कोर निकालने का। अब रॉ स्कोर का अब कोई यूटिलाइजेशन नहीं रह गया। किसका यूटिलाइजेशन है, ये सिर्फ एनटीए स्कोर का यूटिलाइजेशन रह गया, या एनटीए परसेंटाइल का यूटिलाइजेशन रह गया। अब यूनिवर्सिटी जो एडमिशन देती हैं वो कैसे देखेंगी, वो ये देखेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे अभी अपने अपने पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगी, और जैसे मान लो बीएचयू है या कोई सा भी कॉलेज है, वो बीएससी में एडमिशन दे रहा है, तो बोलेगा कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो भी उसका सब्जेक्ट है वो अपना डोमेन सब्जेक्ट बोलेगा कि इस सब्जेक्ट के स्कोर को हम देखेंगे। अब ऐसा हुआ कि मान लो ये बच्चा एक में 100 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें 96 है, इसमें 153 है, इसमें 102 है। तो अब वो क्या करेगा, इन तीनों के मार्क्स को कैलकुलेट करके ओवरऑल मार्क्स निकाल लेगा, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट देखना चाह रहा था, और इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करके ओवरऑल निकाल देगा, और सारे बच्चों का तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट करके ओवरऑल निकाल लेगा, और सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देगा। जैसे कि मान लो इसके नंबर आ रहे हैं, अगर हम एनटीए स्कोर के हिसाब से देखें तो मान लो यहां पे इसका 150 इसको मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, इसको भी 100 मान लेते हैं, तो 100 200 और 300 353 नंबर। अब इसके टोटल कितने आ गए, 353 नंबर। अब ऐसे ही सबके निकालेगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देगा। जिसके सबसे बेस्ट एनटीए स्कोर होगा उसको रैंक 1 दे देगा मेरिट में, कि मेरिट में रैंक 1 है, फिर रैंक 2 है, और ऐसे ही रैंक देता चला जाएगा, और सीट को भी ऊपर से अलॉट करता चला जाएगा। अब जिस तरीके से तुम चॉइस फिलिंग करोगे उस तरीके से तुम्हें सीटें अलॉट होती हुई चली जाएंगी। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है, बस समझने वाला है कि किस तरीके, समझने की देर है कि किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी और किस स्कोर से मेरिट बनेगी और किस तरीके से आपका
एडमिशन होगा। जैसे हमारे यहाँ क्या है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है। अब क्लस्टर इनोवेशन सेंटर क्या है, अब जैसे जनरल टेस्ट में इसके 110 एनटीए स्कोर आया है, और जो टॉपर का भी एनटीए स्कोर रहा है लगभग लगभग 210 के आसपास रहा है, इसका 160 आया है, और 160 में 99 परसेंटाइल 99.16 परसेंटाइल बन गया है, सोचो। अब क्या है, जैसे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, अब वो मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इसमें से क्या बोलते हैं, साढ़े 700 में से जिसके 500 मार्क्स हैं, 550 मार्क्स हैं, मतलब 550 एनटीए स्कोर है, 500 एनटीए स्कोर है, वहां पर बहुत हाई चांस होता है कि 400 प्लस वालों को एडमिशन हो दे, 4 से 500 रैंक तक, मतलब स्कोर वालों तक को एडमिशन दे। तो अब क्या है कि तुम पहले जोड़ो, अभी अपन जब कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसे ही देखेंगे कि कितने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं एनटीए के, कि मान लो 3 सब्जेक्ट चाहिए, मान लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड चाहिए, मैथ्स चाहिए और इंग्लिश चाहिए, ये 3 सब्जेक्ट चाहिए, तो इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आप जोड़िए और देखिए आपके कितने बन रहे हैं, और जनरली जो पिछले साल का कट ऑफ था, जो कट ऑफ मार्क्स था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, उससे ऊपर हो या उससे नीचे हो, उससे नीचे हो तो कम चांस है, उससे ज्यादा हो तो ज्यादा हाई चांस है कि आपका एडमिशन हो रहा होगा। हम कट ऑफ भी ऐसे ही एक तरीके से, कट ऑफ की भी मैपिंग इसी तरीके से करेंगे। तो फिलहाल में आपको समझ में आ रहा होगा कि रिजल्ट को पहले चेक कैसे करना है और इन सब का मतलब क्या है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये जो एनटीए स्कोर है, इसको यूटिलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में एनटीए स्कोर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे कोर्सेज के लिए लिया जा रहा है। सबसे फेमस है भैया, हर बच्चा जो मैथ्स वाला है वो बीटेक करना चाह रहा है, तो हम देखेंगे कि बीटेक के लिए कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, बीएससी डिग्री के लिए कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। बीएस डिग्री, आजकल बीएस बड़ा चर्चा में है, क्योंकि हर दूसरी कोर्स नया जो स्टार्ट हो रही है, आईआईटीज में नया कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है, एनआईटीज में स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के टॉप के कॉलेजों में ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें एआईसीटी का भी लफड़ा नहीं है। तो ये जो बीएस डिग्री है, आईएम से स्टार्ट कर रही है, तो बीएस डिग्री में भी सीयूईटी से एडमिशन हो रहा है, कैसे हो रहा है उसको देखेंगे। बी फार्मा में कौन कौन से टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं देखते हैं, और बाकी के अदर कोर्सेज की भी बात कर लेंगे। मेजरली तो मैं मैथमेटिक्स वालों की ही बात करने वाला हूं। तो अब इसमें अप्लाई करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सब्जेक्ट की मैपिंग। आप चाहे जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, उसमें सब्जेक्ट की मैपिंग जरूरी है। जैसे क्या है कि हमारे यहाँ अगर मान लेते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे यहाँ AKTU में अप्लाई करना है, या AKTU के अलावा अगर मान लेते हैं कि आपको अप्लाई करना है किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कॉलेज में, जैसे BBAU में अप्लाई करना है, BBAU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या मांगा जाता है। आप मान लो BHU में अप्लाई करना चाह रहे हैं, BHU से बीटेक करना चाह रहे हो, आप चाहे फूड से करना चाहो या बाकी जिस भी कोर्स से करना चाहो, तो फूड से करना चाहो या डेयरी से करना चाहो या जिससे भी करना चाहो, आजकल तो कंप्यूटर साइंस और बाकी के कोर्सेज में भी मिलना शुरू हो गया है सीयूईटी से एडमिशन। तो क्या सब्जेक्ट देखा जाएगा अप्लाई करने से पहले, सब्जेक्ट की मैपिंग जरूरी है कि क्या सब्जेक्ट देखा जाएगा। जैसे इन तीनों में सब्जेक्ट क्या है, इन तीनों में सब्जेक्ट चाहिए कि भैया आपने फिजिक्स दिए हो, आपका फिजिक्स का स्कोर लेंगे, केमिस्ट्री का स्कोर लेंगे और मैथ्स का स्कोर लेंगे। ये 3 अगर आपके हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। सिंपल लॉजिक है। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिया है तो बीटेक के लिए आप इन इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहीं सेम कोर्स के लिए अगर आप CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर DU में एडमिशन लेना चाहते हो, तो कहता है कि बेटा आपको मैथ्स देना पड़ेगा, उसके अलावा आपको क्या देना पड़ेगा, आपको एक लैंग्वेज देना पड़ेगा। मान लो अपन ने इंग्लिश दे दिया, कोई भी लैंग्वेज चलेगा, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने इन तीनों को दिया है तो आप हमारे यहां एलिजिबल हो। आपको मान लेते हैं HBTU में एडमिशन लेना है, तो कहेगा कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स दिए हो तो भी हमारे यहां अप्लाई कर सकते हो, आप इसके यहां एलिजिबल हो। तो अलग अलग, जैसे बीटेक के लिए ये 3 मांग रहा है और ये दूसरा चीज मांग रहा है, तो जहां आप अप्लाई कर रहे हो पहले आप समझो कि आपके हिसाब से सब्जेक्ट की मैपिंग हुई है कि नहीं है, आप उन सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिए हो कि नहीं दिए हो। अगर दिए हो तो आप अप्लाई करो, नहीं दिए हो तो फिर तो आपके लिए बड़ा दिक्कत की बात है। BSc में भी क्या है, जैसे DU हो गया, BHU हो गया, आपको मैथमेटिक्स में BSc करना है तो अब बोलेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में करना है तो मैथमेटिक्स लो, और अगर बायो में करना है तो बायो लो। तो ये 3 सब्जेक्ट मांगेगा। ज्यादातर BSc में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से काम चल जाता है, और बीटेक के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और जनरल टेस्ट, इन 5 सब्जेक्ट से काम चल जाता है। बायो में भी जनरली में फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से काम चल जाएगा। BBA वगैरह का अपना अलग अलग हिसाब किताब है। तो अलग अलग कोर्सेज में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू एग्जाम देना पड़ता है, थोड़ी मैपिंग करनी पड़ती है, और
मैपिंग करके ही आपको अप्लाई करना होता है। अब बात है कि भैया इनके लिए कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई किया जा सकता है। तो देखो अभी क्या है, एनटीए ने आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया। अब आप इस स्कोर कार्ड को ले जाके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजों की वेबसाइट बनी हुई है उनके काउंसलिंग के लिए, आप वहां पे ले जाके अब अप्लाई करना शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चों ने पहले से अप्लाई कर रखा होगा, और जो नहीं किया आप अप्लाई करना शुरू कर दो। और आप कहोगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि बीटेक के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं और कहां कहां पर अप्लाई करना चाहिए, बीएस डिग्री के लिए कौन कौन से हैं और क्या कट ऑफ जाता है, बीएससी के लिए क्या क्या है, क्या कट ऑफ जाता है, बी फार्मा के लिए क्या क्या है, क्या कट ऑफ जाता है, डिटेल में बात कर दूंगा, डिटेल में विथ कट ऑफ। कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा कट ऑफ अवेलेबल हो पाए मैं कराऊं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बीटेक की बात करें तो यहां पर सबसे बेस्ट कॉलेज है कौन सा, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। बच्चे यहां पर जाने के लिए सीयूटी में मरा जा रहा है। उसके बाद कौन सा है, फूड और डेयरी में कराता है बीएचयू। फिर कौन कराता है, बीबीएयू। एक और कॉलेज है राजीव गांधी एविएशन वाली जो यूनिवर्सिटी है अमेठी में। उसके अलावा एकेटीयू में भी लोगों को नहीं पता है, लोगों को लगता है सिर्फ सेकंड ईयर में ही एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, बीटेक सेकंड ईयर में ही एडमिशन नहीं होता है, फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन होता है। जेई मेन के बाद जो सीटें बच जाती हैं ना, वो सारी की सारी सीयूटी से भरी जाती हैं। और सीयूटी के बाद भी अगर भरे बचेगा ना तो 12th से भरा जाएगा, और भरा गया है, ऐसा नहीं है। वही नहीं, इस साल तो आईपीयू भी, ये पकड़ लो, जीजीएस आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसमें भी इस साल से सीयूटी से एडमिशन होने वाला है, सीयूटी से एडमिशन होने वाला है। तेजपुर यूनिवर्सिटी में सीयूटी से एडमिशन है, आसम यूनिवर्सिटी में सीयूटी से एडमिशन है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बीटेक में सीयूटी से एडमिशन दे रहे हैं। आपके यहाँ श्री माता वैष्णो देवी में सीयूटी से एडमिशन, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। उसके अलावा बीएस में तो धमाकेदार कॉलेज हैं, जैसे आईएसआई कोलकाता, आईआईटी के टक्कर का कॉलेज है। या इस सेम कोर्स में बीएसडीएस में डेटा साइंस वाले कोर्स में सीयूटी से एडमिशन, सीयूटी से भी एडमिशन होता है और जेई से भी एडमिशन होता है। उसके अलावा एचबीटीयू कानपुर है। लास्ट ईयर ही बहुत सारे बच्चों को एचबीटीयू कानपुर में मैं भिजवाया था, एचबीटीयू कानपुर में भिजवाया था। उसके अलावा डीएयू धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी, क्या शानदार यूनिवर्सिटी है। मतलब यहाँ बीएसएमएस का कोर्स है और बीएस डिग्री भी एज बीटेक के इक्विवेलेंट ही एक तरीके से मानी जाती है। तो बीटेक मतलब एमएस जो है एमटेक के इक्विवेलेंट है। तो ये बीएस वाली जो कोर्स है, बीएसएमएस का कोर्स है, डीएयू इस साल एडमिशन दे रहा है भाई सीयूटी से। तो एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इन सब पर मैं ऑलरेडी अपनी टीम को बोल दिया, वो पीडीएफ बना रहे हैं। हमारा ऐप है एसटीबीजी एकेडमी, जो नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए। और हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको फ्री वाले सेक्शन में इनके पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे कि कौन सा कॉलेज का फीस क्या है, कौन से कॉलेज के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू गिव यू ऑन द आवर एसटीबीजी एकेडमी ऐप। तो आप वहां से जाके डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं। उसके अलावा बीएससी के लिए तो ये सीयूटी फेमस ही है, चल ही रहा है बीएससी के नाम पे, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा बीएचयू में जा सकते हो, आप एएमयू में अप्लाई कर सकते हो, हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हो, आप जामिया मिलिया इस्लामिया में अप्लाई कर सकते हो। देश दुनिया भर के जितनी भी टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि अभी फिलहाल में आईआईएम में भी एक आईआईएम है बेंगलुरु, उसमें भी एडमिशन हो रहा है बीबीए वाले प्रोग्राम में। तो कुछ कुछ आईएम्स में भी एडमिशन हो रहा है। लास्ट ईयर आईएम संबलपुर ने भी दिया था, लेकिन खैर इस साल उन लोगों ने अपना आईपी मैट से कर दिया। बट बहुत सारे कॉलेजेस ढंग के हैं जो सीयूटी से एडमिशन दे रहे हैं, बट यू हैव टू फाइंड आउट और किस रैंक तक एडमिशन होगा। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो मैं डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सीयूटी पर हमारा ऑलरेडी काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो बच्चा बड़ी फटाफट ज्वाइन करो। एंड यहां पर आपको आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप इंस्टीट्यूट्स के मेंटर मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके रैंक पर कहां अप्लाई करना है, आपकी जो रैंक आई है उसके बिहाफ पर कहां बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, कहां अप्लाई करना चाहिए और कौन सा कोर्स आपके लिए बढ़िया है। बीटेक, बीएससी, बी फार्मा, देयर आर मेनी कोर्सेज, बीएस, वेयर यू हैव टू गो। आप हमसे कंसल्ट करके डिसाइड कर सकते हो। तो पिछले कई सालों से काफ़ी लो से लो रैंक पर हम लोग एडमिशन कराते आ रहे हैं और डेफिनेटली इस बार भी कराएंगे। तो आप चिंता मत करो, आपकी जो भी परसेंटाइल आई हो, जो भी एनटीए स्कोर आया हो, टेंशन नहीं लेने का, संदीप भैया को कॉल करने का। चलो बच्चा बाड़ी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।